हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका सीडीएस का एग्जाम 16 अप्रैल को। आप में से कई बच्चों का एग्जाम अच्छा गया होगा। कईयों को लग रहा होगा कि यार थोड़ी और मेहनत कर ली होती तो एग्जाम क्वालिफाई हो जाता। बट अब जो हो गया सो हो गया, इसमें तो आप हम कुछ चेंज कर नहीं सकते। बट ये सीडीएस का एग्जाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप में से जिस जिसका को लग रहा है, कॉन्फिडेंट हो कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो रहा है, आप अच्छे नंबर स्कोर कर रहे हो, तो मेरी आप सभी से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होगी कि आप अपनी एसएसबी की प्रिपरेशन साइड बाय साइड धीरे धीरे स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, आप हमारे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, आप कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन एसएसबी की प्रिपरेशन आपको स्टार्ट कर लेनी चाहिए। क्योंकि जितने आप अच्छे वेल प्रिपेयर्ड होगे, आप वहां पे उतना अच्छा परफॉर्म करोगे। अब बात करते हैं हम उन बच्चों की जिनका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ। क्या वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम सितंबर के मंथ में इस एग्जाम को, जो कि सीडीएस 2023 होने वाला है, उसको अटेम्प्ट करेंगे। अब उन बच्चों के लिए क्या, देखो ये सीडीएस के एग्जाम बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या क्या, इस एग्जाम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, वो सबके रिगार्डिंग मैं आपके लिए वीडियो लाया। तो चलो एक एक करके हम देखते हैं। सो आज की वीडियो में मैं आपके साथ क्या क्या डिस्कस करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले आपके साथ एग्जाम एनालिसिस करूंगा कि भाई आपका एग्जाम था कैसा, कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न कैसा था। ठीक है, इस बार जो पैटर्न था, लोग कहेंगे कि वही है, आपका 30 क्वेश्चन साइंस से आया, ठीक है भाई, लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न में अंतर है, बहुत अंतर है। वो अंतर क्या है, वो मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूँ। थर्ड पॉइंट रहेगा कि आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए। जो आप प्रिपरेशन करेंगे, वो प्रिपरेशन में क्या क्या चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी है और किस हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। और चौथा, स्टडी फंडा जो अपना एक सीडीएस और एफकैट का एक कंबाइंड कोर्स लेकर आ रहा है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि ये एग्जाम का एनालिसिस करते हैं कि कैसा रहा एग्जाम। देखो, ये चार्ट है, चार्ट के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पे कर रखा है। आपका साइंस से, ऑल्दो यहाँ पे नंबर्स शो नहीं हो रहे, बट मैं आपको बता देता हूँ, साइंस से अराउंड आपके 30 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, सॉरी, साइंस आपका ये नहीं, ये साइंस से आपके 30 क्वेश्चन के अराउंड पूछे गए। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेगमेंट अगर मैं आपको बताऊं, तो ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से नियरली 18 क्वेश्चन आप से डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछे गए। ठीक है, साइंस से 30, ज्योग्राफी से 18। फिर अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स से, तो इकोनॉमिक्स से भी अच्छा खासा पोर्शन आपसे पूछा गया है। टोटल इकोनॉमिक्स से आपसे 11 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, इकोनॉमिक्स इस बार इजी रही है, इस बार नो डाउट इकोनॉमिक्स इजी रही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री से आपको टोटल 12 13 18 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं हिस्ट्री से। 18 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए। और जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी करके जाते हैं, ठीक है, कि हम ना करंट अफेयर्स कर लेंगे, पॉलिटी कर लेंगे, साइंस कर लेंगे, सो उनके लिए एक थोड़ा सा ट्रिक खेला यूपीएससी ने। पॉलिटी से सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि यूजुअली इसका वेटेज 15 से 18 क्वेश्चन का होता है, लेकिन इस बार 10 क्वेश्चन पूछे गए, और वो 10 क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, और रेस्ट आपके अराउंड 34 क्वेश्चन के अराउंड आपके करंट अफेयर्स प्लस मिसलेनियस मैं कहूंगा, उससे पूछे गए। सो ये रहा आपका एग्जाम का एनालिसिस कि कौन से सेगमेंट से कितना क्वेश्चन और किस हिसाब से पूछा गया। ठीक है, ये आपका साइंस है, देन ज्योग्राफी, इको, ये हो गया आपका हिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स प्लस मिसलेनियस। ये रहा आपका सेगमेंट। ठीक है, इस हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन का एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अभी तो हमने पेपर एनालिसिस कर लिया कि भाई कौन से सेगमेंट से कितने क्वेश्चन पूछे गए। अब हम करते हैं क्वेश्चंस के एनालिसिस। क्वेश्चंस के एनालिसिस मतलब मैं आपको ये बताऊंगा कि इस बार जो पेपर था, पेपर पेपर का लेवल क्या था। ठीक है, वो देखते हैं। सो इस बार का जो मैंने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किया, प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में इस बार आपका पेपर बहुत ज्यादा एनालिटिकल था। मतलब अगर आपके पास थॉरो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी सब्जेक्ट की, आपको कंप्लीटली एक्स वाई जेड नहीं पता होगा, तो ये क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल लगेगा। ठीक है, पेपर बहुत एनालिटिकल था। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज जो देखने को मिली है, इस बार न्यूमेरिकल भी पूछे गए। यूजुअली यूपीएससी सीडीएस एग्जाम में न्यूमेरिकल नहीं पूछती है, लेकिन फिजिक्स में इस बार हमने देखा है 4 5 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से था, डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स थे। सो न्यूमेरिकल्स पूछे गए। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, अब सीडीएस का एग्जाम ऐसा नहीं है कि कोई भी जाके उसे क्वालिफाई कर ले, नहीं, आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको थॉरो नॉलेज चाहिए। अगर नहीं आपके पास है, तो आपके लिए ये एग्जाम दिन पर दिन डिफिकल्ट होता जाए। इस एग्जाम के एनालिसिस से मैं आपको ये सारी बातें बता रहा हूँ कि ये एग्जाम अब उतना ईजी नहीं रहा। ठीक है, जो हम पहले देख रहे थे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नहीं, इस बार एकदम एनालाइज करके पूछ रहे हैं। चौथी इंपॉर्टेंट चीज, इंक्रीज इन नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स। आपके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पड़ गए।
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन मतलब कि आपको एबीसी स्टेटमेंट दे देंगे और ऑप्शंस में पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। सो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन वही सॉल्व कर पाएगा जिसको उन तीनों स्टेटमेंट का मतलब पता हो, जिसको ये पता हो कि यार जो टॉपिक, अगर सपोज करो कि मैं आपसे पूछूं, आपसे मैं बात करूं, गेस कर ले, एक टॉपिक लेते हैं, सपोज करो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। ठीक है, क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आपको से क्वेश्चन पूछा है। एग्जाम्पल, इस बार पूछा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ एक एग्जाम्पल से। सपोज करो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तो आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि भाई ये स्टार्ट कैसे हुआ था। ठीक है, इसका ड्यूरेशन, इसके ड्यूरेशन के टाइम में क्या क्या चीजें पूछी गई थी, और इससे जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट क्या बता रहा था। सो जब तक आपको ये तीनों चीज नहीं पता होगी तब तक आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे स्टेटमेंट वाइज। ठीक है, ये आप खुद भी जाके देखो, ये कोई मैं नई बातें या कोई बना के बातें नहीं कर रहा हूँ, आप खुद भी अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आप देखोगे भाई स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन तो है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज, मैप बेस्ड क्वेश्चन काफी थे। इंडिया, स्पेशली इंडिया का, कि आपके छत्तीसगढ़, शायद छत्तीसगढ़ स्टेट था, कि उससे उसके अराउंड में कितने बॉर्डर्स थे, क्या था, उस कौन कौन से स्टेट उसको बॉर्डरिंग करते हैं, छत्तीसगढ़ था या तेलंगाना था, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट था। मैप बेस्ड क्वेश्चन थे। इससे क्या, कैसे आपको, मतलब आपको पूरा एक मैप आपके दिमाग में छपा होना चाहिए। ठीक है, ये जो चीज है ये ना सिर्फ आपको अभी ऐसे रिटर्न में मदद करेगी, आगे अगले वाले रिटर्न में, बट आप कल को एसएसबी भी जाओगे तो वहां पे भी आपको बहुत मदद करेगी। वर्ल्ड मैप से भी रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन थे। सो मैप बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस बार एक नई चीज देखने को मिली कि अथॉरिटीज और डिपार्टमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। आपसे पूछ लिया गया है कि एमएचए के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल के बारे में आप किसी भी एस्पिरेंट से पूछो, अगर इस टॉपिक के रिगार्डिंग में बात करूं, तो ये टॉपिक आता है आपका अटॉर्नी जनरल के अंडर। ठीक है, अटॉर्नी जनरल जो कि आर्टिकल 76 में डिफाइंड है। ठीक है, इज द लॉ ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके अंदर ये टॉपिक आता है। लक्ष्मीकांत में भी बड़ा छोटा सा एक पैराग्राफ दे रखा है, कुछ खास नहीं है, बट आज इस बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लें तो इसका मतलब समझ लो कि केवल ऊपर ऊपर से पढ़ के काम नहीं चलेगा। अब आपको एकदम डीप घुस के पढ़ना पड़ेगा, और जब तक आप उतना घुस के नहीं पढ़ोगे, उतने डिटेल में नहीं पढ़ोगे, आपको मुश्किल होगी। ठीक है, आपको नो डाउट मुश्किल होगी। सो ये था आपका क्वेश्चन पैटर्न, कि क्वेश्चन किस हिसाब से पूछेंगे। अब मैं शेयर करना चाहूंगा प्रिपरेशन टिप्स। जो बच्चे खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको किस हिसाब से प्रिपेयर करना चाहिए, क्या क्या उनको अपने दिमाग में एक पॉइंट रखना चाहिए कि भाई मुझे इस बेसिस पे प्रिपेयर करना है, वो क्या पॉइंट्स होने चाहिए। सबसे पहले, थॉरो रीडिंग ऑफ कोर बुक्स। जो आपकी कोर बुक्स हैं, जो आपकी बेसिक एनसीईआरटीज हैं, बेसिक एनसीईआरटीज हैं, जैसे साइंस के लिए 9th 10th, ठीक है, ज्योग्राफी के लिए 11th एंड 12th की एनसीईआरटी, ठीक है, हिस्ट्री के लिए आपकी 12th की एनसीईआरटी प्लस स्पेक्ट्रम, अगर आप करें तो बहुत बेहतर होगा, बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा। पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत। देखो ये बुक वाइज जो बुक है, ये जो वीडियो है, ये प्रवीण सर आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत जल्द लेकर आने वाले हैं, जो खुद से सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं इस एग्जाम के लिए। सो कोर बुक तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे। जैसे इस बार एक क्वेश्चन था पावर, क्वेश्चन था कि फोकल लेंथ आपका शायद कुछ सेंटीमीटर्स में गिवन थे, बताओ पावर कितना है। यूजुअली बच्चों ने क्या किया होगा, 1 अपॉन शायद 10 सेंटीमीटर था, आई एम नॉट श्योर, 10 सेंटीमीटर था, बच्चों ने क्या किया, 1/10, 0.1 डायोप्टर पावर, और 0.1 ऑप्शन भी था। बट क्या क्या ये फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होता है? नहीं, पावर जो होता है, पावर इज इक्वल टू 1/फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ हम मीटर्स में लेते हैं, नहीं है तो मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सो ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अगर आप लूसेंट से पढ़ के जाओगे तो आपको कभी, आप हमेशा गलत करोगे, क्योंकि लूसेंट में इतने उसमें नहीं लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है। सो इससे क्या पता चल रहा है कि आपको कोर बुक्स तो पढ़नी ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक, दूसरी चीज, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस। सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, इसमें कोई वो नहीं। कई बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स को स्किप कर देते हैं, उन्हें इको काफी टफ लगता है, यार ये समझ नहीं आएगा, ये मुश्किल है, ऐसा करो इकोनॉमिक्स स्किप कर देते हैं, बाकी सब्जेक्ट कर लेंगे, हिस्ट्री स्किप कर देते हैं। कई कई इंस्टीट्यूट्स हैं जो बताती हैं हिस्ट्री आप छोड़ दो, आप सिर्फ करेंट अफेयर्स प्लस साइंस प्लस पॉलिटी करो। कई ऐसे अगर आप वीडियोस देखो, प्लस कई बच्चों से पूछो, ठीक है, जिन बच्चों ने प्रीवियसली एग्जाम क्वालिफाई किया है, उनसे पूछो कि करंट अफेयर साइंस और पॉलिटी कर लो, आपका जीएस सेक्शन क्लियर हो जाएगा। ये पहले होता था। ठीक है, इस एग्जाम से अगर आप देखो तो साइंस भी जो है, साइंस पहले डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता था कि भाई
जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है, आई एम नॉट श्योर कौन से ईयर में था, वो पूछा गया था उसमें कि गांधी जी ने जो मार्च किया था, सॉल्ट मार्च किया था, वो कौन से कंपाउंड के लिए? उन्होंने जगह बताई थी कि पॉइंट ए टू पॉइंट बी जो उन्होंने मार्च किया था, तो वो कौन से कंपाउंड के लिए? ऑप्शन था NaCl। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, लेकिन इस बार आप देखो एनोडाइजेशन रिएक्शन के बारे में पूछा गया, ठीक है? इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया। इस बार आपसे पूछा गया कि आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। ये आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, ये जो तीनों कॉन्सेप्ट, ये जो एक एक जैसे ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है, थोड़ा इनमें डिफरेंस है। ये आपको क्लास 9th की बायोलॉजी में मिलेगा, ठीक है, सेल्स में। और वो कब में पता चलेगा? जब आप पूरी किताब को ढंग से पढ़ो। सो भाई, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज मस्ट। इस बार देखो, पॉलिटी में यूजुअली पॉलिटी में यूजुअली 15 से 18 क्वेश्चन पूछता था, ठीक है, 15 18, कभी कभी 20। इस बार आपके केवल 10 क्वेश्चन पूछेंगे, और वो 10 क्वेश्चन भी बहुत टफ थे, ठीक है। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे पता है क्वेश्चन का लेवल हाई था। आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर लो, ये 10 क्वेश्चन अच्छे लेवल के थे। सो कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज मस्ट इन दिस अटेम्प्ट। अगर आप CDS 223 को आप टारगेट कर रहे हो, तो अपना कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़ना। मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी सब्जेक्ट मत छोड़ना, हर सब्जेक्ट को अच्छे से डिटेल में पढ़ना, ठीक है। अब डिटेल में पढ़ने का भी ना, देखो, दो तीन चीजें होती हैं। मैं इसको जरा रब करता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। हाँ, अब डिटेल में पढ़ने की भी ना दो तीन चीजें होती है। अब कोई बच्चा अब इतने डिटेल में पढ़ने लगेगा कि वो CAPF लेवल का पढ़ेगा। देखो, बिलीव इट और नॉट, CDS और CAPF के लेवल में अंतर है, ठीक। कई लोग कहते हैं कि सेम है, आप ये कर लो, CAPF की तैयारी कर लो, आपका CDS निकल जाएगा। नो डाउट आपका निकल जाएगा, लेकिन आप CDS की तैयारी करके CAPF निकालने का अगर सोच रहे हो, तो वो मुश्किल पड़ेगी आपको। मतलब लेवल में अंतर है, और वो लेवल में अंतर आपको तब पता चलेगा जब आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करोगे, ठीक है। यही मैं अपना अगला पॉइंट लाने वाला था, कि जब तक आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज नहीं करोगे, जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि कहाँ से क्वेश्चन और कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ये एनालिसिस आपको कैसे होगा, ये आपको समझ कैसे आएगा? ये समझ आएगा जब आप पिछले 10-12 पेपर को बड़े डीप में पढ़ो, एक एक क्वेश्चन, एक एक सब्जेक्ट का एक एक क्वेश्चन आप पढ़ो, कि अच्छा ये यहाँ से पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये यहाँ से पूछ रहा है, ओके, तब जाके आपको समझ आएगा। सो प्रीवियस ईयर एनालिसिस, और प्रीवियस ईयर को एक और चीज मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा, जो 223 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। एक तो प्रीवियस ईयर एनालाइज करना, दूसरा प्रीवियस ईयर के नोट्स भी बनाना, ठीक है। अगर आप प्रीवियस ईयर को ढंग से पढ़ोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कई क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे गए। जैसे आपको आप में से कई बच्चों ने देखा होगा कि मैंने इकोनॉमिक्स की PYQ की वीडियो लाई थी, ठीक है, अराउंड 2 घंटा, 2 घंटे के आसपास की वो वीडियो थी, इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। आप जाके उस वीडियो को देखना, ठीक है। मैं कुछ वो नहीं कर रहा हूँ कि मैं बहुत बहुत बड़ी चीज मैंने किया, नहीं। इकोनॉमिक्स में आपके 11 क्वेश्चन आए, 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्टली उस वीडियो में मैंने करवाए। अब मैंने तो कहीं से क्वेश्चन नहीं डिजाइन किया ना, मैंने क्या किया, सिर्फ प्रीवियस ईयर को उठाया, उसको आपको ढंग से समझाया। जैसे मेरे को, मैं कुछ स्टेटमेंट्स, कुछ टर्म्स बताता हूँ। जैसे मैंने आपको डिफ्लेशन समझाया, स्टैगफ्लेशन के बारे में बताया था। देखो, कई कई ऐसी वीडियोस हैं, कई ऐसे, मैं कहूँ, देखो, मैं किसी को वो नहीं कहूंगा, बट कई ऐसे, आप अपने सीनियर से भी बात करोगे, कोई जो इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहा होगा, वो क्या कहेगा प्रीवियस ईयर में, भाई तू प्रीवियस ईयर देख, जो सही ऑप्शन है उसको देख, उसके बारे में पढ़। बट नहीं, प्रीवियस ईयर अगर आप कर रहे हो ना, तो केवल वो सही ऑप्शन करके अगर उसके ऑप्शन को आप समझ गए, तो आपका काम केवल 1/4 सही हुआ। आपके ऑप्शन में, क्वेश्चन के ऑप्शन में A और D, 4 ऑप्शन दिए गए, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप जब तक इन चारों के बारे में पता नहीं करोगे, तब तक वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं माना जाएगा। और ये चारों के बारे में कब पता चलेगा? जब आप पूरे डिटेल में ढंग से पढ़ो, ठीक है। आप मेरी वो वीडियो जाके देखना, उस वीडियो में मैंने केवल और केवल सही आंसर नहीं बताया था, और सही आंसर को एक्सप्लेन नहीं किया था। मैंने उसमें चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन किया था, कि अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाला एक क्वेश्चन आया था इस बार, मैंने उसको एक्सप्लेन किया था ढंग से। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। एक शायद UNDP की रिपोर्ट के ऊपर एक क्वेश्चन इस बार पूछा गया। ये क्वेश्चन आप देखोगे तो पिछले 5 सालों में, अगर मैं 4-5 सालों की बात करूं, तो ये क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया। अनएम्प्लॉयमेंट वाला क्वेश्चन हर साल पूछा गया। और इसमें वो मैंने तो कुछ वो नहीं बताया, मैंने बस अपना एक्सपीरियंस आपको साथ शेयर किया, कि भाई अगर प्रिपेयर कर रहा है तो इस तरीके से कर, ताकि ये सारी चीजें कवर हो जाए। अब जिस बच्चे ने वो वीडियो देखा होगा,
उसके जो मैंने नोट्स लिखवाए थे उस नोट्स को कॉपी किए होंगे। वो सब बताएँगे कि सर आपने क्राउडिंग इन, क्राउडिंग आउट के बारे में एक्सप्लेन किया था। क्राउडिंग इन एंड आउट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आपने स्टैगफ्लेशन, डिफ्लेशन बताया था। आपने टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बताए थे। यूएनडीपी की रिपोर्ट में ये किस-किस फैक्टर्स को कंसीडर करते हैं, ये बताया था। तो आपको उस हिसाब से एनालाइज़ करना होगा, उस हिसाब से अपने नोट्स प्रिपेयर करने होंगे, जो सेल्फ प्रिपेयर करें, ठीक है? अगली इंपॉर्टेंट चीज़ न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। देखो, आप थ्योरी पढ़ के थ्योरी समझ गए, लेकिन जब तक थ्योरी अप्लाई करना नहीं आ रहा है, तब तक आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है, ठीक है? थ्योरी पढ़ के आप थ्योरी समझ रहे हो, लेकिन उसे अप्लाई करना भी आना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में अगर आप उसे अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट नहीं है, साफ बात, ठीक है? वो अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट कब होगी? जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। आप देखो इस बार फिज़िक्स में 3 से 4 न्यूमेरिकल पूछे गए, क्या पता अगली बार 6 से 8 हो जाएँ? किसने देखा है ना? हो सकते हैं। केमिस्ट्री में क्या पता आपको केमिकल रिएक्शंस पूछ लें, आपको बैलेंसिंग पूछ लें, क्या पूछ लें कि यार ये रिएक्शन कंप्लीट है या नहीं है, इस रिएक्शन में क्या ऐड करें करना चाहिए। सो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ। सो जो बच्चे खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इन 4-5 पॉइंट्स को एकदम ध्यान में रखना और इन पॉइंट्स के बेसिस पे प्रिपेयर करना। बहुत जल्द आपके साथ प्रवीण सर आप लोगों के लिए कौन-कौन सी बुक लिस्ट जो बच्चे सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, ठीक है? सेल्फ प्रिपेयर करना बेस्ट थिंग, ठीक है? नो नो इश्यूज़, कोई वो नहीं है। आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, बढ़िया काम है, करो। लेकिन क्या बुक्स फॉलो करो, क्या-क्या टॉपिक्स आप किस बेसिस पे प्रिपेयर करो। तो मैं चाहूँगा कि आप ये वीडियो देखना और इस वीडियो में जो मैंने चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों को ध्यान से इन चीज़ों को कंसिडर करना, ठीक है? सेल्फ प्रिपेयर करने के लिए क्या-क्या बुक्स आपको चाहिए, उस बुक्स के लिए प्रवीण सर आप लोगों के लिए वीडियो बहुत जल्द लाएँगे। आगे चलते हैं। अब जो बच्चे हमारे स्टडी फंडा के साथ एनरोल होके पढ़ना चाहते हैं, उन लोगों को देखो, जो सीडीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उनको ₹2500 पे करना होगा, जिसमें हम आपका आईएमए और ओटीए दोनों कवर करवाएँगे। जो सिर्फ एफकैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, उनको केवल ₹1500 पे करना होगा। अब आप हमारे साथ क्यों जुड़े? देखो, हमारे साथ जुड़ने के कब कुछ रीज़न्स हैं। पहली चीज़, सपोज़ करो कि आप न्यू कमर हो, आप न्यू एस्पिरेंट हो, ठीक है? फर्स्ट टाइम आप एग्ज़ाम दे रहे हो या आप बहुत टाइम से दे रहे हो, क्वालीफाई नहीं कर पा रहे हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि कैसे प्रिपेयर करना चाहिए या आप कोई जॉब करते हो या आप कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, जिस वज़ह से आप प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो हमारे पास हम लोग एक हमारी जो टीम है, वो आप लोगों को डिटेल्ड तरीके से जो-जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो करवाएगी, उसके बारे में आपको प्रिपेयर करवाएगी और बस आप कर सकते हैं। सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़, हम लोग कंटिन्यूअसली आपको क्वेश्चंस देंगे, ठीक है? थ्रू प्रैक्टिस करने के लिए देंगे, आपको टेस्ट सीरीज़ देंगे और जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, आप खुद भी इस बात को मानोगे कि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हो, तब ना आपका एक कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ता है। नो डाउट आपको सब आता हो, लेकिन जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती ना, तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। सो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है? हमारी टीम आपको प्रॉपर गाइड करेगी। कभी भी आपको डाउट होगा, हम लोग डाउट सेशंस लेंगे, रेगुलर बेसिस पे लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सिर्फ़ 10 लूँगा, 11 लूँगा, नहीं। जब तक आपको एक-एक टॉपिक, एक-एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको वो क्लियर करवाऊँ। आपने मेरे को आपने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब तक मैं आपको एक-एक चीज़ें ढंग से समझा ना दूँ या मेरी टीम आपको ढंग से समझा ना दे, तब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा। ठीक है? सो रेगुलर डाउट सेशंस होंगे, टेस्ट सीरीज़ होगी। इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रॉब्लम होगा, तो आप वन टू वन मेंटरिंग भी हम आपको प्रोवाइड करवाएँगे। ठीक है? अगर सपोज़ करो प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, कुछ और प्रॉब्लम्स है, ठीक है? तो हम आपको वन टू वन मेंटरिंग भी आप अपने मेंटर्स से पर्सनल लेवल पे बात भी कर सकते हो, ठीक है? आप डाउट सेशन के बाद रुक के बात कर सकते हो, अपने डाउट पूछ सकते हो या जो भी आपको प्रॉब्लम हो, आप कर सकते हो। सो ये हमारा रहा कोर्स की फीस है। प्लस अब एक आप लोगों के लिए एक बहुत बोनस पॉइंट है। बोनस क्या है कि जो बच्चे हमारा कोर्स 1st ऑफ मई से स्टार्ट हो रहा है। 1st मई से कोर्स स्टार्ट हो रहा है। जो बच्चे 1 मई से पहले हमारे कोर्स में एनरोल करेंगे, उनको हर कोर्स पे रुपीज़ 500 का ऑफ मिलेगा। क्या? अगर आप 1 मई से पहले हमारे साथ एनरोल करते हो, तो ये 2500 का सीडीएस का कोर्स आपको 2000 में मिलेगा और 1500 का एफकैट का कोर्स आपको 1000 रुपीज़ में मिलेगा। ठीक है? सो ये एक बोनस पॉइंट है, जो कि आप मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हो, तो जल्दी से जल्दी जुड़ो और ये जो एक ऑफर है, बेनिफिट है, इस बेनिफिट को आप लोग अवेल करो। ठीक है? सो ये रहा आज की पूरी वीडियो के बारे में, ठीक है? ये आप खुद से कैसे करना चाहते हैं, तो खुद से कैसे करें, किस बेसिस पे आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी चाहिए। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम क्या आपको प्रोवाइड करवाएँगे, ठीक है? क्या फीस स्ट्रक्चर रहेगा, प्लस ₹500 ऑफ, जो कि 1st मई से पहले तक जो भी स्टूडेंट एनरोल करेगा, उसको ₹500 ऑफ हर कोर्स पे मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको हम लोगों के साथ ज्वाइन होना है तो आप हमारे साथ ज्वाइन भी हो सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय, जय हिंद।